बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ में कुछ बात करेंगे शहर में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। भी लोग इस कदर परेशान हो गए हैं और परेशानी का आलम यह है कि दवाइयाँ महंगी हुई और कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। और दवाइयाँ भी वो महंगी की गई हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल होने वाली हैं। हर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट है और डायबिटीज़ इंसुलिन की कीमत में अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है। तो महंगाई से ऑलरेडी लोग इतने परेशान हैं और उस पर हर रोज़ कीमतों में इजाफा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। सेकेंडली, आज जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास होने जा रहे हैं, NCOC का इजलास होगा इस्लामाबाद में, जिसके बाद बाकायदा तौर पर फैसला ये किया जाएगा कि आया 15 मार्च से जो चीज़ें हम देख रहे थे कि खुलने जा रही हैं, अब वो खुलती हैं या नहीं। स्कूलों की सूरत हाल पर क्या अपडेट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की जो हमें नज़र आ रही है, केसेस बतवातर कोरोना के जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलसल केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर हम देखें कि हम एहतियात कर रहे हैं या नहीं। हम बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, एहतियात करें ताकि जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें तो सिर्फ एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बना लें ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। खैर, ये तो थी मौजूदा सूरत हाल, आपके साथ डिस्कस कर ली है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की सूरत हाल बताने के लिए मैं चलती हूँ इंटरेक्टिव की जानिब और आपको बताते हैं कि इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। आगाज़ कर लेते हैं 10 बजे के मौसम से। तो इस वक्त मौसम बाहर है जी 22 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर है सनी। इसके बाद जी मौसम की सूरत हाल आगे चल के देखते हैं 12 बजे कैसी रहेगी। तो 12 बजे का मौसम आपके सामने है। वेदर होगा सनी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। 12 बजे के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 बजे का मौसम कैसा होगा जी 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा और वेदर होगा सनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, आप देख सकते हैं 6 बजे मौसम कैसा रहेगा। वेदर होगा क्लियर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद 9 बजे का मौसम आपके सामने है। वेदर क्लियर होगा, टेम्परेचर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो थी आज दिन भर के मौसम की सूरत हाल। टेम्परेचर कैसा रहेगा आपके साथ शेयर कर दिया। शहर के हालात आपको बताते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। लीड स्टोरी है जी अद्वियात की कीमतों में फिर इजाफा। बिजली 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। मौसम गर्मा का आगाज होते ही शहरियों को महंगाई की नई सलामी। कोरोना से मुतासरा 3 स्कूल 7 रोज के लिए बंद। और इसके बाद ये अगली खबर है, निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इंदौर में हड़ताल का फैसला। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं और दुरे नायाब के साथ हम इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है? दुरे नायाब, सुबह सुबह बड़ी मोटिवेशन आपको चाहिए होती है, कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं दिन का आगाज़ अच्छे काम से करें। मुझे ऐसे लगता है कि पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। अब जब यहाँ पर ऑफिस आते ही शो में आपने स्टार्ट ही ये करना है महंगाई महंगाई, शहर में गंदगी है, महंगाई है। शहरी अगर बाज़ार कुछ ख़रीदने के लिए जाएंगे, चीज़ें उनको महंगी मिल रही हैं। फिर डॉक्टर्स के मसाइल, अद्वियात महंगी। किस तरह से आप उम्मीद अपनी कायम रख सकते हैं इस तरह के हालात में? देखिए, मैंने आपको बीइंग अ रिपोर्टर पहले भी ये बड़ा तफसील से बताया कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कोई भी बुरी खबर देना, कोई भी ख़राब खबर देना और कोई भी ऐसी खबर देना जिससे नाउमीदी और मायूसी फैले। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि हमने कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा तादाद में बुरी खबरें आ रही हैं, ख़राब खबरें आ रही हैं। महंगाई है, कोरोना है, सफाई के अबतर हालात हैं और बाज़ारों में इस कदर
मायूसी और नाउमीदी है। दुकानदार भी आप जाए तो वो फारिग बैठे हुए हैं, और मार्केट में जहाँ कहीं पे भी आप चले जाएं दुकानदारों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हम सारा दिन ये चीज़ एवेलुएट करते रहते हैं कि यार हम कोई ऐसी खबर दें कि जिसमें मायूसी और नाउमीदी ना फैले, लोगों को खुशी हो। लेकिन मैं तो 2-2.5 साल से ये डिक्लाइन का ही फिगर देख रहा हूँ। बिल्कुल कि रोज़ हम अच्छी खबर की तलाश में मायूसी वाली खबरें, बुरी खबरें देने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ये भी चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, हम बिजली के नर्ख अपडेट नहीं करेंगे, हम दवाइयों के जो नर्ख हैं वो अपडेट नहीं करेंगे, गोश्त की कीमत अपडेट नहीं करेंगे, सब्जियां फल नहीं देखेंगे, चीनी नहीं देखेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नहीं हाईलाइट करेंगे, लाहौर शहर की गले मोहल्ले, अहम सड़कें, पोश इलाके, मुतवस्सित इलाके, गरीब इलाके तमाम कचरा से भर चुके हैं, ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी अपने फील्ड के साथ नाइंसाफ़ी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हर खबर एक से बढ़ के एक बुरी खबर और एक से बढ़ के एक मायूसी वाली खबर, नाअहली की खबर, कारकर्दगी मुतासिर बुरी कारकर्दगी की खबर हमें देनी पड़ती है और सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। यकीनन अगले दिन फिर उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर कल को हमें मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कोई खास कामयाबी हासिल। चलिए, तो कल जो मेहनत की है हमारे सारे रिपोर्टर्स ने बुरी खबरें ढूंढने में, आज वो लीड स्टोरी है उससे आगाज कर लेते हैं जी। खबर ये है, अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ। कल जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, यकीन माने आप, मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक एक मेडिसिन की कीमत, राइजिक की इसकी जो यूज़ होती है इंसुलिन, इसकी कीमत में इजाफा इतना। अब डायबिटीज़ के पेशेंट हर घर में मौजूद हैं, आपने तकरीबन डबल इजाफा कर दिया है। मुझे नहीं समझ आती कीमतों में इजाफे का जवाब। इससे कबल जब इजाफा हुआ था तो कहा जी इस्तेमाल क्यों के बढ़ गया जी। विटामिन सी में इजाफा कर दिया इन्होंने, विटामिन की मुख्तलिफ टैबलेट्स में, मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनमें भी इजाफा कर दिया। चलें, ये तो नेसेसरी मेडिसिन है ना, ये अननेसेसरी मेडिसिन की तरफ भी आप जान बचाने वाली अद्वियात पहुंच से बाहर, अल्लाह ताला रहम करे। एक तो पहले कोई परेशान एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर की और शुगर की और हार्ट की, ये 3-4 ऐसी दवाइयाँ हैं जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि अब बीमारियों में रोज़ाना डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं और ये खुराक के साथ, खाने के साथ लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप विटामिन को अवॉइड कर सकते हैं, आप विटामिन सी भी छोड़ दें कोई बात नहीं, आप ना खाएं, आप विटामिन डी ना लें कोई बात नहीं, आप मल्टी विटामिन छोड़ दें कोई बात नहीं, महंगाई है, महंगी है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाई कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे ना इख्तलाफ होने लग गया है। भट्ट साहब हैं, आमिर भाई हैं, आप हैं, आप लोग तो कहते हैं कि जो चीजें महंगी हो गई इस्तेमाल छोड़ दें। क्या क्या चीजें आप लोगों की छुड़वाएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें। बोलते हैं, देखें जी, हमें तो सीरियसली मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बात बड़ी अजीब है और सारा दिन आप देखते हैं कि वुज़रा जो हैं, बड़े बड़े समझदार जो आपके तर्जुमान हैं हुकूमत के, वो सारा दिन यही चीज़ आपके अंदर ये इंजेक्ट करते रहते हैं कि आप चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, आप चीज़ों को छोड़ दें, आप चीनी महंगी है तो शक्कर खा लें, शक्कर महंगी है तो चीनी खा लें, दाल छोड़ दें, अगर माश की दाल महंगी है तो मसूर की दाल खा लें। ऐसे दिन सारा दिन टोटके आप देखते रहते हैं कि आप खुद परेशान हो जाती हैं कि ये सरकार है कि ये हो क्या रहा है। पिछले पूरे एक हफ्ते से हमने खबर दी कि कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई, फिर हमने खबर दी कि अस्पतालों की निजकारी का अमल शुरू हो गया है। जी, अस्पताल की निजकारी एक की कर दी गई है। मतलब आप हर रोज लोगों पर जो सहूलियात थी, लोगों पर जो सस्ता इलाज वो करा सकते थे, उसके दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप इनडायरेक्टली लोगों को मारना चाह रहे हैं। अब महंगाई आप ये कहते हैं, फिर आप ये कहते हैं जी कि हम और फिर आपने ये भी कह दिया था सुकून सिर्फ कब्र में ही आएगा। आप कहते हैं जी गुज़िश्ता 100 सालों में जी जो हुकूमतें हमारी हैं वो तो मतलब कि एंड ऑफ द ईमानदारी और एंड ऑफ द जो एहसास हमदर्दी रखती है वो वाली हुकूमत है। लेकिन आप इनके काम देखें तो आप कहते हैं कि शायद पिछले वाले बहुत बेहतर थे। आपकी नाअहलियों से, कमजोरियों से, गैर संजीदा फैसलों और से, आप यकीन मानिए मैं बार बार इस चीज को मेंशन करती रहती हूँ कि ये कंपैरिजन करना भी ना पिछली हुकूमत से सिखाया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए जी, होता भी कंपैरिजन पिछली गवर्नमेंट से, नई गवर्नमेंट से तो हो भी नहीं सकता, वो पता नहीं कब आएगी, कैसी होगी। लेकिन अब पीछे जब माजी में जाके देखते हैं तो आपकी ही बयानियां, आपकी ही कई हुई बातों में पूरा ना उतरना, आपके कंट्रोल ना करना महंगाई पे, चीज़ों पे, यही ओपोजिशन को फ़ायदा मिलता है, यही आपकी ओपोनेंट पार्टीज़ को फ़ायदा मिलता है। और इसमें फिर कसूरवार किसका है जी कि मीडिया जो है वो लोगों के अंदर देखें जी माइक पकड़ के चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई। भाई हम और क्या पूछें उनसे पैसे कैसे पूछेंगे जी आप दवाइयाँ कैसे नहीं खरीद पा रहे, आप मुर्गी का गोश्त खाए हुए कितने हफ्ते हो गए, आपको दालें खरीदे कितना अर्सा हो गया है, पहले चीनी आप जो थोक के हिसाब से लाते थे अब आप आधे किलो लेने पे मजबूर हो गए। भाई हम लोगों से क्या पूछ सकते हैं? तारीफें तो निकलवाई नहीं जा सकती, दिन को रात और रात को दिन तो नहीं कहलवाया जा सकता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अब हालात ये है कि आप अद्वियात की बात तो छोड़ें,
आप जो बिजली के साथ करना चाह रहे हैं, yes. अद्वियात चले अब ठीक है जी, पीटीआई गवर्नमेंट आई है, वो कहती है जी कि आप चले वॉक कर ले, आप रोटी छोड़ दे, आप शुगर वाली चीजें छोड़ दे तो शुगर नीचे आ जाएगी। अच्छा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें ना, कंपैरेटिवली कोई गरीब आदमी ये करेगा कि बिजली बहुत ज्यादा किफायतशारी से इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन बीमार शुगर पेशेंट अद्वियात नहीं छोड़ सकता। दुर्रे नायाब, इस पे तो कोई वो नहीं है ना। ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये परेशानी, डिप्रेशन और उसके बाद आपके साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलूक होता है माशरे में, उनके साथ लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप बिल्कुल इसको ये नहीं समझ सकते कि अगर एक चीज़ पे हम काबू पा लें तो दूसरी चीज़ को बर्दाश्त कर लें, दूसरी चीज़ को बर्दाश्त कर लें तो दूसरी चीज़ को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्टली होता है। आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लोग हॉर्न दे रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, आपको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप भी ज़ाहिर बात है परेशानी के शिकार होते हैं, उजलत में कहीं जाते हैं, किसी के साथ टकरा जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रोज़मर्रा के बिहेवियर ज़िंदगी के साथ अटैच होती है और उसका जिम्मेदारी उस पर डायरेक्टली आयद होती है। अब आवाम जो है, मैं गर्मियों में जो हालत देख रहा हूँ तो वो बहुत परेशान कुन हालत है। बिजली आपके पास इतनी महंगी होनी है कि आप पंखा चलाते हुए भी सोचेंगे, एसी तो बहुत दूर की बात है। आपके पास महंगाई रमज़ान मुबारक में इतनी ज़्यादा हो जानी है कि आप जो दस्तरखान पे 2-3 चीज़ें रखते थे, अब वो अब एक चीज़ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ रूटीन की जो चीज़ें हैं, आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो तो नापैद हो जाएंगी जी। लीमू ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि जैसे कभी था ही नहीं। आपका पालक, आपके आलू और बाकी चीज़ें, लवाजमात जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की है, वो हो जाएंगी। अभी देखिए, हम परसों की खबर या कल की खबर थी कि 30 रुपये जो खुर्दनी ऑयल है उस पर बढ़ाने की इजाफा, दर्जा दोम घी की कीमत में। दर्जा दोम की घी की कीमत क्या हो रही है? आप तो ये चीज़ें हैरान कुन है। और रमज़ान में आपने कोशिश करनी है जी कि हम इनको सस्ते पे लाएं, हम इनको 10 रुपये गिरा के कौम पे एहसान अजीम कर दें, तो वो नहीं होना। ये 10 रुपये गिराने से कीमतों में रिलीफ लेने से ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं होनी, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। सही। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आगे बिजली का इस्तेमाल तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब हमने देखा ऑलमोस्ट हर 15 दिन के बाद जहाँ पे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 15 दिन बाद ही बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। अब जब बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तब तो इनके पास जवाब आ जाएगा। लोड शेडिंग के लिए कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, यानी अच्छी खासी अब लोड शेडिंग भी होगी, आपको भारी भरकम बिल भी अदा करने पड़ेंगे। अवाम इसके लिए तैयार रहे? अब क्या? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम जो है वो पहले ही बहुत परेशान है, और अब लोग इतना भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर बिजली नहीं होगी, बिजली थोड़ी देर की ले आएगी, हम यूपीएस चार्ज करेंगे, उसमें भी इजाफी बिजली को खर्च करेंगे, उसके अंदर और इजाफी कंजम्पशन हो जाएगी और बिजली का बिल फिर आसमान पे लग जाएगा। बिजली ना होने के बाद भी हम वहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमने अपने यूपीएस चार्ज करने हैं, मजबूरी है। 2, 4, 5, 6 घंटे लाइट नहीं आनी तो उस पर यूपीएस पे चलाने हैं पंखा। बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, बीमार हैं, पेशेंट हैं, पंखे के बाद गुजारा नहीं होना। और गर्मी भी प्रेडिक्ट की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा होगी, और इस हवाले से जो महंगाई है वो तो आपके सामने है कि पहले दिन से थम ही नहीं रही। 3 साल गुजर चुके हैं, आगे 2 साल मुश्किल रह गए हैं। तो पहले 3 साल में अगर परफॉर्मेंस अब ये 2 मुश्किल साल भी ना आवाम के ऊपर ही भारी गुजरने होता क्या है कि आप 2-3 साल रिलीफ दे देते हैं, यही होता है, या आप मुश्किलात डाल देते हैं, फिर आखिरी 2 साल में आप रिलीफ दे के कहते हैं कि जो पीछे जो हो गया भूल जाए, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें इस तरह से निकली हैं कि ना ये पहले रिलीफ दे सके, ना ये अपनी गवर्नमेंट के मिड टर्म में रिलीफ दे सके, और ना अब ये एंड ना ये आगे तक रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इनके मंशूर का हिस्सा ही नहीं रहा। वो जो इंसाफ के राग गलापे जाते थे, वो इंसाफ पता नहीं कहां पर है और किसके साथ वो इंसाफ किया जा रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब हमने वापस आने तो ये महंगाई की जो दौड़ है, महंगाई को ब्रेक नहीं लग रही, यहाँ तक नहीं है, बल्कि अब गर्मी हो गई, मौसम जो है देख रहे हैं हम तब्दील होने के लिए जा रहे हैं, कूलर और इसके साथ साथ पंखे, एसी, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और मैंने कहा था महंगाई की वजह से और इस तरह की खबरों की वजह से आप इतने परेशान हो जाते हैं, और ब्रेक में हम लाइटर नोट पे एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। ऑब्वियसली हम लोगों ने हर रोज़ दफ्तर आने हैं, हर रोज़ दफ्तर आने की तैयारी एक करनी पड़ती है, स्पेशली आपको कपड़े रखने पड़ते हैं जो कि आपने सुबह दफ्तर के लिए पहन के आने होते हैं। अब ये चीज़ें महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी समटाइम हो जाती हैं। दुर्रे नायाब, आपकी ड्रेसिंग कौन डिसाइड करता है कि आपने सुबह दफ्तर क्या पहन के जाना है? ये तो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। खुद ही डिसाइड करते हैं, लेकिन कपड़े जो हैं वो मिसेस खुद इस्त्री करती है, तो ऑप्शंस होती हैं, तो उसमें से डिसाइड कर ले। अब आपके खास तौर पर प्रोग्राम में मैं बहुत सोच समझ के आता हूँ कि जी मैंने कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी पैंट पहननी है। ऑल्दो हमारा सिर्फ फ्रेम में तो अपर पार्ट आ रहा होता है, लेकिन मैं फिर भी सोच समझ के आता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोग्राम में आना है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं।
तो अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, लाइट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, सही। क्योंकि खबरों से तो यानी मंदिर भाभी जले आपसे होते पूछ हैं। लेती हैं कि आपने सुबह कौन सी ड्रेसिंग करनी है, कौन से कपड़े आपने पहनने हैं, तो नहीं, फिर उसको पता है, तैयारी वो कर हमेशा देती है। एक शर्ट की बजाय 3 शर्टें इस्त्री करके रखती है, सही। क्योंकि उसको पता है मैंने जबरदस्त, ABC में जबरदस्त। फौरन चेंज भी कर देनी होती है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा, शॉपिंग जो बाजार से आप करने जाते हैं, भाभी साथ जाती हैं कि खुद ही अपनी शॉपिंग करते हैं? नहीं, हो जाता है इकट्ठा, कभी कभी इकट्ठा, ज़्यादा इकट्ठा ही होती है चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर में चाहिए होती हैं, तो हमें नहीं उस तरह से ज़्यादा होता, तो इकट्ठा कोई हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा इकट्ठी शॉपिंग आप उनकी पसंद की शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल कर ली जाती है, जरूरी है, ऑप्शन नहीं है कोई। जरूरी है, ये जरूरी है। अच्छा, दूसरा, अब जब हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि आप इस कदर परेशान रहना शुरू हो गए महंगाई से, तो हमारी जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, अभी वुमेंस डे गुजरा, क्या गिफ्ट दिया भाभी को? वैलेंटाइन डे पे स्पेशल क्या करते हैं? मैं वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर सका, लेकिन हाँ, खाने पे गए बाहर और हल्का फुल्का जो भी होता है, सूप पी लिया, खाना खा लिया, उस तरह से सेलिब्रेशन साथ की। अच्छा, गिफ्ट क्या देते हैं? गिफ्ट नहीं कोई दिया जी इस बार, गिफ्ट नहीं कोई दिया। वैलेंटाइन डे पे भी कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं लेकिन देते? पेंडिंग हो जाएगा। वैलेंटाइन डे पे भी कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं होता? मैं नहीं, होता तो है, लेकिन इस बार नहीं दे सका, इस बार नहीं कर सके, लेकिन तो पेंडिंग हो नाराज गया। नहीं हुई भाभी? नहीं, लिस्टें रेडी होती हैं, उसमें पता होता है कि इस तारीख को गिफ्ट देना था, नहीं दिया, ये मेरा गिफ्ट बनता था, नहीं दिया, वो फिर आपको पता है, फिर खवातीन की एक लिस्ट। अच्छा, तो वो सरप्राइज गिफ्ट होता है कि जाके उनकी पसंद का ही लेके देते हैं कुछ? नहीं, कोशिश होती है सरप्राइज की, गिफ्ट तो कोशिश सरप्राइज होती होना है, चाहिए। सरप्राइज होती है। ये छोटी छोटी खुशियां ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, इन्हीं से ही आपकी जिंदगी खुशगवार रहती है। और इस ये तमाम डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, दुरे नायाब के चेहरे पे जो मैं मुस्कुराहट है इसलिए ना, हंस रहा हूँ ना, मुझे वो समझ नहीं आ- मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट के ये जो टफ टाइम हम मिल रहा है आवाम को और सबको, जाहिर बात है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कोरोना इतना और ज्यादा है, आपको टफ टाइम ये दिया कि जब आप वुमेन डे पे कोई गिफ्ट नहीं दे सके, और Valentine's उस Day पे। दौरान अगर छोटी छोटी चीजें भी ना करें, तो घर में रहने वाली जो खवातीन है या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो सारा दिन आपको ऑफिस में बर्दाश्त करते हैं कि आप घर में बड़ा टाइम से कम आते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, छुट्टियां टफ है मीडिया में, आपको पता है, तो फिर ये चीजें भी खराब हो जाएंगी। ऐसे आप ही है। बाहर भी सड़े रहेंगे, आप घर भी जाके सड़ी हुई बातें सुनेंगे, तो फिर क्या फायदा। सही आपने तो कहा। थोड़ी बैलेंस करनी पड़ती है चीजें। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ऑन लाइटर नोट हम ये चीज डिस्कस करते हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, तो चले ये चीजें जो हैं, जैसे दुरे नायाब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, भाभी देख रही होंगी तो उनके चेहरे पे भी आप मुस्कुराहट। अपनी जेब के मुताबिक अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक चाय का कप बाहर जगह पी ले, एक सूप का आप ऑर्डर सर्व करके बाहर पी ले, कोई बात नहीं। आप ना बहुत लेविश खाने खाएं, ना बहुत आप अच्छे लें, अब तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है लाहौर अच्छा में। टाइम साथ स्पेंड लेकिन करने थोड़ा मेरे टाइम ख्याल स्पेंड से कर ये लेना काफी चाहिए, होता है। बिल्कुल आपने फिर गिफ्ट सही पेंडिंग भी हो सकता है, बिल्कुल वरना आपने गिफ्ट सही लाभ भी देना पड़ जाता है। चलें जी, तो जहाँ पे हमने बात की है कि मौसम तब्दील हो रहा है, और जैसा कि दुरे ने आपने कहा, आप बाहर भी सड़े हुए होते हैं, जब घर जाएं अगर एसी नहीं होगा, अगर पंखा नहीं होगा, तो वाकई आपका मूड मजीद खराब ही होगा। ये हर घर की बुनियादी ज़रूरियात है। अब किया क्या जा रहा है, कोई 100-200 रुपये इजाफा भी नहीं, 500 रुपये से 4000 रुपये तक का इजाफा किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। अच्छा, इसको फिर हम माफिया के दौरे ने आप कि जिस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ता है आप उसकी कीमत में इजाफा कर देते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो बड़ी खूबसूरती से आपको डिफाइन कर दिया कि जी माफिया कौन है। वो जो पुराने हुक्मरान थे, वो जो इन्होंने पुरानी हुकूमतें की, उन्होंने कर्ज लिए, उन्होंने आगे लूटमार की, वो माफिया हो गया। लेकिन एक्चुअली आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, आपका कंट्रोल कितना है हुकूमत पे, आपका बाजारों में उनके निर्खों पे, आबादी पे, बाकी किस चीज़ पे कंट्रोल है, आप बता तो दें। अब आपका ना ही अपोजिशन के केसेस पे कंट्रोल आपके हाथ में रहा है, आपसे ना ठीक तरह से उनके केसेस डिफेंड किए जा रहे हैं, ना आप ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाइड कर पा रहे हैं, ना सरकार की हम अमल दखल मार्केटों में देख रहे हैं, बाजारों में देख रहे हैं, स्कूलों में देख रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटी साइट्स पे देख रहे हैं, और आपकी रोज़मर्रा की अशिया में देख रहे हैं। तो कंट्रोल है कहाँ? इनसे सिर्फ ये पूछें कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है। आप देखें दुरे ने, आप ये जितने शानदार डिजाइन के कूलर दिखाए जा रहे हैं, एसी दिखाए जा रहे हैं, ये लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, और मेरे ख्याल से यहाँ पड़े हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि और कोई खरीद नहीं सकता। ये आप इसकी रेशो भी चेक करवाएं कि ये कितने बिक रहे हैं डेली में, तो ये आपको बहुत बड़ी तादाद में नहीं नजर आएंगे। हाँ, ये फर्क पड़ा है कि जो पिछले साल एसी ले रहा था अब वो कूलर लेगा, जो कूलर ले रहा था अब वो कूलर नहीं लेगा, क्योंकि आपकी आपकी कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सर, अगर आप महंगी चीजें ले भी लेते हैं, आपने बिजली के बिल कहाँ से देने हैं? और बिजली के बिल आपने एक तो कहाँ से देने हैं, पंखों के साथ आप देखें गर्मियों में आपके बिल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सर्दियों में सिर्फ आपके पंखे ना चल के भी 3-3, 4-4 हजार तक बिल चले गए। ऐसे ही है। जो कभी 1000 रुपए होते थे, 800 रुपए होते थे, लेकिन अब आपके 3-3 हजार, 4-4 हजार क्रॉस किए हुए। तो आप कुव्वत खरीद तो खत्म होगी कहानी।
अब कुव्वत खरीद के बाद जो लोग आपके साथ सलूक कर रहे हैं, अगर कोई अब अपनी अफोर्डेबिलिटी, अपने घर वालों का, बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल करते हुए कूलर की तरफ जाना ही चाह रहा है, तो वो भी आपने उनकी पहुंच से दूर कर दिया है। और उसमें पता नहीं कौन से मैकेनिज्म के हिसाब से ज़रब तकसीम करके आपने इकट्ठा ही 4000 का इजाफा कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको जानने वाला नहीं, कोई इनसे पूछ ले कि भाई कौन सी आइटम इसमें महंगी हो गई थी कि जनाब 4000 रुपए इकट्ठा इजाफा कर दिया। और अगर आप कोशिश ये करें कि कोई आप अच्छा ब्रांड खरीद लें ताकि आप उसको देर पर इस्तेमाल कर सके, तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि लोग चुप करके कीमत सुन के बाहर निकल आते हैं। और आप सिर्फ ये इनसे पूछें कि जी कौन से आइटम्स हैं, ये लोकल कूलर्स बनते हैं, ये नॉर्मल कूलर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर इनकी इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, अच्छे कूलर बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गुजरांवाला में, लाहौर में, इर्द गिर्द में अच्छे कूलर्स बनाने वाले हैं। उनकी कौन सी ऐसी अशिया हैं, उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एट द टाइम महंगी हो गई, बाहर से आना जो है वो बंद हो गई, बाहर से लाने के लिए हैवी ड्यूटीज देनी पड़ गई। भाई कोई तो पूछता है ना कि आप बताएं कि आपने ये 4000 रुपये इजाफा कैसे किया। लेकिन उनको पता है कि अल्लाह के फजल से यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है, ना किसी ने पूछना है, ना किसी ने बताना है। जो दिल में आता है वो रात को रेट निकाल लें और सुबह आपकी इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी तेजी के साथ आपने तमाम रेट्स जो है रिवाइज किए हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। आज एक कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अगले दिन क्या हो जाती है। आप ये हाउस होल्ड की बातें कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें इन्होंने सरिये के साथ क्या किया है, लोहे के साथ क्या किया है। नहीं कर सकते हैं कि आपने अगर घर बनाना है, इतना बजट आपके पास है, इतने पैसे हैं, आपने इतनी इतनी मद में ये चीजें रखी हैं, आप जब खरीदने जाते हैं तो डबल ट्रिपल कीमत। चीनी की कीमत देख के मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, 105 रुपए। अब जो कंट्रोल करना है, इन्होंने पकड़ धक्कर पर करियाना मर्चेंट की फरोख्त बंद करने की धमकी भी दे दी गई है। हम बार बार कहते हैं इसका प्रॉपर एक तरीकेकार होना चाहिए। आप स्टोर्स पे, छोटी छोटी दुकानों पे जाकर छापे मारे, कार्रवाइयां करें। उससे बेहतर ये है जो पीछे लोग बैठे हैं आपने उनको जाके ये सट्टा खेला जाता है और सट्टा जो है वो किसी भी चीज पे लगाया जाता है। आप देखें कि पिछले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे 100 रुपए चीनी है, ठीक है, 7 दिनों के अंदर 105 रुपए हो गई। अब जिसने सैकड़ों टन चीनी स्टोर की होगी या जिसने एक बड़ा स्टॉक रखा होगा तो कमा गया ना फी किलो के हिसाब से, उसकी तो लॉटरी निकल आई इस चीज पे। तो यही तो एक्चुअली सट्टा है कि सट्टा जिस तरह आपकी मार्केटों में आपके जखीरा अंदोजों के साथ, आपकी बाकी चीजों के साथ प्रिवेल कर रहा है। आप ये चेक करने के मजाज हैं और चेक कर सकते हैं, आप करना नहीं चाहते कि कितना चीनी जो है वो एक्स मिल रेट पे निकल के मार्केट में आई और कितनी चीनी को कहां से कहां पहुंचाया गया, कहां बेचा गया, कहां पे रही। डेफिनेटली आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे स्टोर हो रही है, कहाँ स्टॉक हो रही है, कौन लेके जा रहा है, कौन नहीं लेके जा रहा है। लेकिन मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, ऐसे ही है, आप किसी को चेक ही नहीं कर सकते। और मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आए रोज हर चीज महंगी होनी शुरू हुई है। बिल्कुल। और हम महंगाई की खबरें जितनी मर्जी डिस्कस कर लें, एक अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा क्योंकि हालात आपको जो है वो बेहतर होते नजर ही नहीं आ रहे। तो कल आपको एक और चीज नजर आएगी कि महंगी हो गई है, कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन इस पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। हम जितना मर्जी राब्ता करने की कोशिश कर लें, जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं वो या तो इस चीज पे जवाब देने को राजी नहीं होते हैं। शो में इवन मदऊ किया जाए तो आना क्या, आपको एक टेलीफोन बीपर पे भी अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जवाब नहीं है। और तो और अभी हमने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को कॉल की तो उन्होंने कहा कि उनको तो मालूम ही नहीं अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वो अपना मौक़िफ़ क्या बयान करेंगे। वो बड़ी वाइब्रेंट ये हालात है, वो बड़ी वाइब्रेंट है। लेकिन आप उनसे ये पूछ लेते कि जी शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए तो उस पर बता दें, तो वो आपको आने वाली हेयरिंग के बारे में भी शायद प्रेडिक्ट कर देते। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है ना। लेकिन फोकस वो चीजें हैं, ध्यान वो चीजें, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपकी रात को डिस्प्रिन या आपको रात को पैराडोल कितनी महंगी होगी, ये नहीं पता। लेकिन इनको ये पता है कि आने वाली जो दौर में कोई अपोजिशन लीडर है तो वो किस रंग का ड्रेस पहनेगा, आने वाले सेशन में वो कौन सी गाड़ी में जाएगा और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी मुस्तकिल में, ये सारी चीजें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो खबर डिस्कस करने वाले हैं, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है और 3 स्कूल 7 रोज के लिए बंद किए गए हैं और इसके साथ साथ मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस खबर के 2 हिस्से हैं। अब जो 3 स्कूल बंद किए गए, सबसे पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगी। 15 से हम कह रहे थे कि स्कूल मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे शहर लाहौर में, इस पे भी बात होनी है और इसका फैसला भी होना है। मुझे ये बताइएगा, ये स्कूल खोलने का फैसला अगर हो जाता है मुकम्मल तौर पर, तो आपको नहीं लगता कि इन हालात में ये कुछ जल्दी हम कर रहे हैं? नहीं, देखें आप जो आपका सिर्फ ये बात अभी खबर सामने आई है कि स्कूल खोलने जा रहे हैं, 12 बजे के करीब एनसीओसी का इजलास है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ दिन का ही रिजल्ट देखा है कि किस तरह से आना शुरू हो गया है। कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने शुरू हो गए हैं। मैं सिर्फ अपने एलडी की अगर मैं बात करूँ, जहाँ मैं रोज़ आना जाना होता है, तो 19 केसेस तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे हैं, डायग्नोज हुए हैं
और इसी तरह आप हर एक इदारे के अंदर पेनिट्रेट करके कोशिश करें वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने की, तो आपको अंदाजा होगा कि केसेस कितने राइज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़े बड़े लोग हमारे पहले जानने पहचानने वालों में थे, या बड़े बड़े लोग बीमार पड़े हैं, बड़े बड़े ऐसे शख्सियात जिनको पूरा लाहौर शायद पूरा पाकिस्तान जानता है, वो भी इस असरात से गुजर रहा है। आपके बहुत सारे अस्पताल तकरीबन 80 to 70% ऑक्यूपेंसी में है और अब जगह नहीं मिल रही लोगों को वहाँ पे इलाज मुआवजा कराने के लिए। छोटे शहरों से, कल मेरे शहर साहिवाल से किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी कि पेशेंट की हालत बड़ी सीरियस है और ख़ुद वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, साहिवाल हॉस्पिटल में, तो उनको एम्बुलेंस में लाहौर शिफ्ट करना है क्योंकि अब साहिवाल वाली कैपेसिटी नहीं रही उनकी। तो इस तरह बहुत सारे छोटे अजला से बड़े अजला पे केसेस आपके पास आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि आप इतनी जल्दी ये डिसीजन ले कि आप स्कूलों को, मार्केटों को, बाज़ारों को और तमाम तर एक्टिविटीज़ को फुल फ्लेज खोल दें। आपको मरहलावार ही खोलना पड़ेगा, जिस तरह बाहर के मुल्कों में या दीगर जगहों पे हो रहा है। आप फॉर द 11th आप ये नहीं कर सकते कि आज सोचा और अगले घंटे आपने पूरा लाहौर जो है खोल दिया। फिर लाहौरियों का मिजाज भी ऐसा है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि बीमारी से अभी हम गुजर रहे हैं। ये नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है, ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना पे अब काबू पा लिया गया है तो अब आप जो मर्जी करें। अब पूरे लाहौर ने इम्यूनिटी जो है वो हर्ट कर ली है। अच्छा, तो हम लोग नॉर्मली लोगों का रवैया देखें तो यही लग रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अब, हालांकि फैमिलीज में जिनकी लोगों को कोरोना हुआ है वो भी बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने एहतियात करनी है। लेकिन मुझे कर रहे हैं आप बाहर ना करें, आप बाहर शादी हॉल ना जाएं, आप बाहर किसी पार्टी अरेंजमेंट ना करें, लेकिन घरों में गैदरिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। लेकिन मुझे ना हुकूमत का रवैया भी माजरत के साथ संजीदा नजर नहीं आ रहा है। आप लॉकडाउन जिन इलाकों में कर रहे हैं वहाँ के हालात आपको पता ही, आपके सबके सामने ही है। आप सिर्फ नजरें बुझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, हमें पता है कहाँ कहाँ केसेस हैं, आपने सिर्फ वहाँ एक नाम बता दिया ये इलाके, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा। आप देखें, आपके सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो ये अब 7 इलाकों में, आपके डिफेंस के बहुत सारे इलाके भी हैं, आपके पोश इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। ये नहीं है कि चलें आपका बहुत ही मुतवसत इलाका है, एक छोटे से घर में 10-10 लोग रहने वाले हैं, इस तरह की आबादी है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े खुले घरों में एजुकेटेड अमीर लोग और अच्छी खानदानों वाले भी जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। वहीं आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि वो भी एहतियात का दामन छोड़ रहे हैं। अब हालत ऐसी लाहौर में लगनी शुरू हो गई है कि शायद कोरोना कभी था ही नहीं और हमने उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ जुनैद की खबर एक मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बैक पेज पे जुनैद की खबर है, इन चीज़ों की तरफ निशानदेही करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक ही टैब पर सैकड़ों बच्चों के लिए LND टेस्ट की मशक, कोरोना फैलने का इससे खदशा है। ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको हाईलाइट करना चाहिए। देखिए ना, आप ये भी एक तरफ अपनी जगह कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज ऐसी की जा रही हैं जिसमें आपको जिसके असरात बहुत अच्छे निकल सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ इदारे ऐसा भी सीरियसली सोच रहे हैं कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को इल्तवा में डाल रहे हैं। खासतौर पर मैं कल ये खबर दी थी कि वासा का जो रेफरेंडम है, जो इलेक्शन है, वो पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन अब ये सोचा गया है कि गुलशन इकबाल पार्क, जो कि बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे खुले इलाके में रेफरेंडम कराया जाए और कोरोना SOPs की पूरी जो है वो पाबंदी की जाए। तो इस तरह के फैसले भी किए जा रहे हैं। इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो इस तरह SOPs के तहत चला सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे पीछे ले जा सकते हैं, कुछ फैसलों को तब्दील कर सकते हैं, कुछ इलाकों को बेहतर बना सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि, और सरकार से जो उम्मीद है ना वो सिर्फ बातों की है। आप चाहे वो जितनी मर्जी करा लें, आप 2-2 घंटे के उनसे टॉक शोज करा लें, आप उनको जगह जगह एक्टिविटीज़ के लिए बुला लें, सारा दिन कैमरे उन पर मरकूज़ रखें, लेकिन सिर्फ रिजल्ट है, बात प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट नहीं, प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं है। और जो 2-4 आपके अफसर ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे हैं, आप उन्हीं का नतीजा देख लेंगे, थोड़ा बहुत आपको उसमें नजर आ रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई बहुत सॉलिड स्टेप नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस मरहले में मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा संजीदा, कम से कम स्टेट का रवैया इस पर बहुत ज्यादा संजीदा होना चाहिए। अवाम को तो हम कह रहे हैं अवाम संजीदा नहीं है, लेकिन इस पर स्टेट का रवैया, क्योंकि हमने जितना नुकसान पूरी दुनिया में देखा है और जितना नुकसान हम उठा चुके हैं ऑलरेडी, मजीद उठाने की सकत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के हालात क्या हैं। अद्वियात आप हर रोज़ महंगी कर रहे हैं, मरीजों को किस तरह से उनकी कुव्वत खरीद मुतासिर हो गई है, तो खुदा न खास्ता अगर ये एकदम फिर पीक पे जाता है तो किस तरह से लोगों का इलाज मुआवजा होगा, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। थैंक यू सो मच दुर्रे ने, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। This transmission was brought to you by डिफेंस व्यू अपार्टमेंट्स, अब सिर्फ ख्वाब नहीं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बहुत स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हूँ उन लोगों से जो कि ज़िंदगी का एक मकसद रखते हैं और उस मकसद को लेके ऐसे चलते हैं कि दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। बिलाशुबा ऐसे लोग पूरी दुनिया में मिसाल, अपनी मिसाल आप होते हैं, लेकिन मोटिवेशन भी होते हैं दूसरों के लिए। हम अक्सर ऐसे लोगों से इंस्पायर भी इस हद तक होते हैं कि हम उस अच्छे ट्रैक को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। जी, तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं। आज के इस मुश्किल दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ये जज्बा रखते हैं कि उन्होंने अपने अलावा भी किसी का सोचना है, क्योंकि दौड़ इस कदर दुनिया में लग चुकी है कि आपको अपने अलावा टाइम ही नहीं मिलता कि आप किसी के बारे में सोच सकें। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि ऐसा जज्बा रखते हैं कि उन्होंने किसी के मसाइल भी हल करने हैं, खुशी गम में भी आगे बढ़ना है, और अगर किसी की कोई परेशानी है तो उसको हल भी करना है। ऐसी एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ, क्योंकि जब मैंने बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान हो गई कि एज अ गर्ल आपको ये चीज़ें जो है मैनेज करना, क्योंकि एक जॉब के बाद जब आप घर जाते हैं आप इतना थक जाते हैं कि आपके लिए मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ें करना। हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, दलीप सिंधु साहिबा मौजूद हैं, और CEO हैं नूर प्रोजेक्ट की। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, एक मुतहरिक कारोबारी शख्सियत हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बैंकर हैं, समाजी कारकुन हैं, गर्ल गाइड, स्पोर्ट्स खातून हैं, सफ़ीर हैं, और सबसे बढ़कर रुटेरियन हैं। तो अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप कैसे कर लेती हैं इतना कुछ? बस ये जो टाइम मैनेज करना होता है, दूसरे जैसे होता है ना, टाइम कभी भी निकलता नहीं है, वो आपको निकालना पड़ता है। तो ये जो मेरी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरा पैशन है। तो जब वो पैशन हो तो उसके लिए वक्त आपका निकल ही आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो जो पैशन होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा झंझोड़ता रहता है। और वुमेंस डे पे तो हमारा स्पेशल मैसेज भी, अभी रिसेंटली वुमेंस डे गुजरा है, तो हमने कहा जी सिनफ़े नाजुक जिनको कहा जाता है ना, वो अब सिनफ़े नाजुक नहीं है, बल्कि वो माशरे में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। हमारे सामने एक बड़ी मिसाल आप मौजूद हैं। आज हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। CEO हैं जी नूर प्रोजेक्ट की। मुझे सिर्फ ये बताइएगा क्या आइडिया था इसके बिहाइंड, किस तरह से आप इसको लेके चले, और क्या क्या चीज़ें इसका हिस्सा बनती गई टाइम टू टाइम? अच्छा, मैं ये बताऊं, नूर प्रोजेक्ट मैंने ये तो ज्वाइन किया है सिर्फ 5 माह पहले। अच्छा। एज CEO। होल ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन अ बैंकर, और वहाँ से फिर मैंने स्विच कॉर्पोरेट वर्ल्ड से किया। नूर प्रोजेक्ट का आइडिया जो 2012 में खालिद शेख साहब हैं जो इसके फाउंडर हैं। ठीक है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड, अमेरिका में वो रहे, और उनकी जो लेकिन फैमिली भी थी वो चैरिटी के साथ मुंसलिक, बहुत बड़े लेवल पे, जो उनकी जो इंग्लैंड की वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी भी उनकी वो है। तो उनकी जब शादी हुई तो वो, बल्कि उनकी बेगम बिलोंग्स टू मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैमिली। अच्छा। तो इस कदर लिटरेरी और ऐसी फैमिली में, तो वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने सबसे पहले, अल्लाह ताला ने देखिए उन्हें चूज़ किया ना, तो उनके ज़हन में आया कि जो भूखे हैं इनको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। ज़बरदस्त। तो इस चीज़ से इट स्टार्टेड। तो उससे फिर 2012 में एक फीडिंग सेंटर का आगाज़ किया, और फिर ये नहीं कि सिर्फ खाना खिलाना है, फिर उनको डिग्निफाइड वे में खिलाना है। ज़बरदस्त। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होनी चाहिए। तो वो बैठा कर टेबल्स, चेयर्स, और बड़े प्यार से फीडिंग सेंटर बना जी हमारा 2012 में। फिर अब एक और ये है जी EME के साथ खालिकाबाद में। अच्छा। फिर मुहाफिज टाउन में एक हमारा फीडिंग एक्सप्रेस है, वहाँ भी बिठा के खिलाते हैं। उसके अलावा हम जो है डेली बेसिस के ऊपर लाइफ हॉस्पिटल है, उनके पेशेंट्स को कोई देते हैं ये जो लंच। फिर अख्तर सईद मेडिकल ट्रस्ट है, फिर एक शेल्टर होम है रायविंड में, फिर नवाशाबाद स्कूल है, एक रिलीजियस मतलब है। एक जज्बा ये था कि कुछ करना है, और छोटे लेवल से आगाज़ किया, और माशाल्लाह अब जी हाँ, डेली 1200 to 1400 लोग डेली बेसिस पे हम उनको लंच करा रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। तो मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें मैनेज करना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा, तो ऑब्वियसली आपकी टीम भी होगी प्रॉपर? बिल्कुल जी। खालिद साहब ने तो स्टार्ट किया, फाउंडर। फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में अमजद वट्टू साहब हैं मेन, जिन्होंने पाकिस्तान में इसको, क्योंकि वो हमेशा, बल्कि मुझे पता होता वो इंशाल्लाह कोई और मौका मिला तो हिल कम ओवर, वो ऐसे स्पीच देते हैं, मुझे भी वो लेके आए कि आप ना नहीं कर सकते उनको। वो अल्लाह के साथ अकाउंट भी खोल देते हैं आपका, और इतनी मोटिवेशनल स्पीच करते हैं। तो
वो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि मुझे चूज़ किया गया तो मैं इधर आया। तो पाकिस्तान के सारा फिर जो भी यहाँ टेक केयर उन्होंने की, फीडिंग सेंटर से अगर मैं कहूँ, अब उसके बाद साथ ही फिर वह लोगों को राशन की भी ज़रूरत होती है। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद द राशन, और उसमें तकरीबन हम मंथली जो है 300 फैमिलीज़ को राशन देते हैं। सही। और ये कोविड जब आया है उसमें हमने तकरीबन 9000 फैमिलीज़, ऑलमोस्ट आप कहें तो 5 मिलियन मील्स जो हैं वो दिए। अच्छा। हमारी असल में नूर प्रोजेक्ट कभी भी इन्होंने तशहीर नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बट वेयर एवर एनीबडी नीड्स अस वी आर देयर। क्योंकि अजर तो आपको अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ज़ात है, वो देने वाली है। बिल्कुल, आप जितने लोगों की हेल्प करते हैं पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाती है। और खाना तो पहली चीज़ है ना, बेसिक है। तो वहाँ आप जब कभी भी, मैं तो आई इनवाइट द सिटी 42 टीम। हमारा ये नहीं है कि अच्छा जी कोई आ रहे हैं तो जब अपॉइंटमेंट, इट्स वॉक इन। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हमारा ऑफिस अदारा खुला होता है। यू कैन कम वेन एवर यू फील लाइक एक्टिविटी इज देयर। क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एनजीओ का भी, मेरा नहीं, और मैं कभी किसी को, किसी एनजीओ को अपना नाम नहीं यूज़ करने की इजाज़त देती थी। क्योंकि देखिए क्रूअल रियलिटी है कि यहाँ पर ज़्यादा माशाल्लाह 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए शायद आप थोड़े से पैसे लगा लिए, और आई एम नॉट गोना ऑब्वियसली टेक द नेम, बट आई नो ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ वाई आई एम हेयर, बिकॉज यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये कहाँ से ये लोग आए हैं, बिल्कुल, वाई दे आर डूइंग इट। मतलब एनीबडी यू कैन वॉक इन और आप देख सकते हैं, 1-1 रुपए का हिसाब ले सकते हैं। सो ये मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखा। सही। फिर अगर इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं फूड बैंक का जो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आप अपना जो, ये नहीं, हम भिखारी नहीं बनाते, या ये नहीं है कि जी आपने उसको, अगर जैसे आए हैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसको उसकी हेल्प आउट करते हैं टेम्परेरी, उसकी जॉब चली गई है, उसको कोई और मसला हो गया, कोई मेडिकल इशू आ गया, कुछ भी, फिर हम कहते हैं, वो कहते हैं जी, हम कहते हैं इनको अपने बच्चों को कोई हुनर सिखाएं, तो वो आगे से कहते हैं लो जी असी हुनर सिखावा दे तो साढ़े घर का राशन किन चलेगा। बिल्कुल। अब वो जो लड़की या बंदा जो 1500 में बर्तन धो रहा है, 2500 में कोई कर रहा है, 4000 में कोई सफाई कर रही है, 6000, इससे ज्यादा क्या मिलता है। बिल्कुल सही कहा। हम कहते हैं जनाब 6 महीने का हमारा होता है ये, और 6 महीने हम राशन वो जो है हम कहते हैं हम देते, आप दें। बिल्कुल। 6 महीने तुम अपने बच्चे को हमारे पास हुनर सिखाने भेजो। सो वी हैव वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर दैट। हमारा जी ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर्स, ये सारे कोर्सेज हैं। वंस दे आर डन विद इट, देन वी डू द जॉब प्लेसमेंट आल्सो। वी डोंट से कि जी वी लीव इट देयर, क्योंकि मेन मकसद तो एम्पावर करना है। बिल्कुल, और ये बहुत जबरदस्त मकसद है। हम यहीं से गुफ्तगू का ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं द नूर प्रोजेक्ट के हवाले से, और जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मेरे सामने आई हैं। हमने फूड बैंक के बारे में तो बताया, जिक्र भी हमने किया, लेकिन इसमें है जी हेल्थ क्लिनिक भी है, डेंटल क्लिनिक भी है, फार्मेसी भी है, वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारे लोग जो जॉब तलाश कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। क्या क्या चीज़ें हैं, लोग किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए लोग, एक तो ये जो हमारा, आपने जैसे हम ब्रेक में बात करते हैं फूड बैंक जो है, उसके अंदर आपका हमारा क्राइटेरिया बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। वी हैव अ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन डिपार्टमेंट। जबरदस्त। जो भी आप, जैसे आप रेफर करें, कोई भी रेफर कर सकता है। अब वो एप्लीकेशंस आती हैं कि जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं राशन के लिए, वो हमारा क्राइटेरिया है कि हमने बेंचमार्क्स क्या हैं। जैसे शौकत खानम एक क्रिस्टल क्लियर है, तो हम कोशिश करते हैं बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उनसे हेल्प भी ली हमने कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। वो बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, रेफरेंसेज होते हैं, कन्फर्म होके देन वी चूज कि ठीक है 6 मंथ्स के लिए डिजर्विंग है। ठीक है। तो लोग आपकी, हमारी ये जो है द नूर प्रोजेक्ट वेबसाइट भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके पास है, ईमेल भी है। ये EME में के साथ ही गेट नंबर जो 1 एग्जिट करें तो खालिकाबाद, वहाँ बोर्ड्स लगे हुए हैं, दे कैन कम। कोई अप्रोच की जरूरत नहीं, किसी की वॉक इन आए और अपनी एप्लीकेशंस दें। अच्छा, वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं? वोकेशनल, हाँ, वोकेशनल जैसे बताया, ब्यूटिशियन का कोर्स है। जबरदस्त। ये फीमेल्स के लिए ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद जो स्टिचिंग, ये फीमेल्स के लिए है। जो हमारा लड़कों के लिए इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, और जो कंप्यूटर्स है वो बोथ फीमेल एंड मेल दोनों के लिए। अच्छा, ये कोर्स ऐसे नहीं है कि
शॉर्ट कोर्स, ये 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं। जैसे टेफ्टा की जो हमने आउटलाइन है उसके ऊपर बेस करते हैं। और ड्यूरिंग आप कोर्स के भी आपको कोई नौकरी मिल सकती है, आप हमारे बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकते हैं। बिल्कुल, ब्यूटिशियन जो हैं ये हमारा यही है कि उनकी 70% लड़कियों को अभी 2 माह रहते हैं उनको जॉब ऑफर हो जाती है पार्लर्स में। जैसे मैंने बताया अमजद वट्टू साहब इज़ वेरी एग्रेसिव कि जॉब प्लेसमेंट उसमें हो, तो ही इज़ वेल कनेक्टेड ऑल्सो। तो उसमें ये है कि उन्होंने किया है, जैसे मैं नाम लूँगी, मारिया भी ऑल्सो सेड कि आपकी एम्ब्रॉयडरी से यहाँ जितनी बच्चियाँ आती हैं तो आई कैन हायर देम, और वो बड़ी अच्छी। अब देखिए, अब जितनी बच्चियाँ पहले अनस्किल्ड हैं 1500 से 6000 कमा रहे हैं सब लोग, अब उसके बाद वो 20 से 25,000 कमा रहे हैं। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी फैमिली को एम्पावर कर दिया। बिल्कुल, वो खुद एम्पावर हुई हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी है कि आप हेल्प करने के साथ साथ लोगों को इस काबिल भी बना रहे हैं कि वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकें। यही मेन मकसद है कि आपको उनको एम्पावर करना है, और फीमेल्स को तो खास तौर पे आपने करना है। सही। तो इसके अलावा फिर जब आते हैं तो साथ, जैसे आपने बताया, अब हेल्थ क्लिनिक है, उसके अलावा हमारी फ्री फार्मेसी है। डेंटल बड़ा एक एक्सपेंसिव तरीन, यहाँ आपकी वो जो है उससे वसातत से कहती चलूँ, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, आप नूर प्रोजेक्ट के गेट से एंटर होते हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री, उसमें 1 रुपया चार्ज नहीं होता। यू गो एंड चेक। अच्छा, अब इतनी जबरदस्त चीजें जो आप बता रही हैं, सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। महंगाई इतनी है ना, लोग इतने परेशान होकर रह गए। तो मुझे बताइएगा, अगर कोई आ रहा है द नूर प्रोजेक्ट और किसी को कुछ दाद रसी चाहिए, कुछ करवाना चाह रहा है, क्या कोई शराइत है कि आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, और डिटेल्स जो मांगी जाती हैं वो भी बता दें ताकि जो आए उसको पता हो। बिल्कुल, कोई ऐसी शर्त नहीं, ठीक है, सिर्फ उसका जरूरतमंद होना वो जरूरी है। हमने वेरीफाई खुद करना होता है। देखें, आप भेजेंगे, इसमें यह है कि हमारे चाहे फाउंडर हों, चाहे हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हों, मैं हूँ, कोई भी आप भेज दें रेफरेंस, ठीक है, लेकिन वो क्राइटेरिया से होगा, यहाँ रेफरेंस बेस्ड कुछ नहीं होगा। अच्छा अंदीप साहिबा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली कोविड में हमने बहुत देखा कि लोग मदद करने वाले जहाँ बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर जिन लोगों ने राशन स्टोर भी करना शुरू कर दिया, बड़ा अफसोसनाक तरीका एक होता है। अब वो लोग जो कि आपको मुखैर हजरात जो कि आपको एड देते हैं, जो कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनका बड़ा कंसर्न होता है कि नीडी लोगों तक ही ये पहुँचनी चाहिए। अब जो आपके पास आ रहा है, किस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि वाकई इसको ज़रूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने जैसे कि कहा, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको ज़रूरत नहीं भी होती, किसी का हक छीन लेते हैं ना। आई नो, देखिए वही मैंने बताया कि हमारा मॉनिटरिंग एवेल्युएशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोई एंटर हुआ है, वो लाख रो रहा हो, सारा कुछ है। देखिए, हम बिल्कुल हर एक की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमें वेरीफाई करना है। हमारे लोग खुद जाते हैं, उसकी पूरा फॉर्म लेते हैं। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का दायरा है कि या उस तरह हम करें या कोई और ऐसे चक्कर लगाते रहें। वो आए हैं, हमें पता है वो किराया पता नहीं किस तरह उसने अफोर्ड किया है, वहाँ आया है। पिक्चर भी अगर खींचनी है, मुझे ये नहीं कहते तस्वीरें लेके आओ, वहीं हम खींच लेते हैं। ID कार्ड है नहीं, हम उसकी डिटेल्स लेके खुद उसके जाकर घर विजिट करते हैं। जबरदस्त उसका विजिट करते हैं, उसका घर देखते हैं, उसका क्या है आया बनाया गया है। तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। हाँ जी, अभी हमारे कई चैप्टर, बल्कि हमारा जो एल्डरली होम है उसमें हम जो माएँ हैं जो कि जिनका कोई भी नहीं है, तो हम अब माँ के तो कदमों तले जन्नत है, और हमारे फाउंडर भी और जो अमजद साहब भी, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि हम उनके लिए कुछ करें। तो वो जी हमने इसलिए एक एल्डरली होम बनाया राजपूत टाउन में। वहाँ हमारे पास 20 माएँ हैं और उनकी फुल टेक केयर हम खुद करते हैं। एक एक चीज़ उनके लिए, उनके हेल्थ से लेकर उनकी इवन कैसे उनके साथ हमने रहना है, जो वो एक घर में एक खूबसूरत माहौल हो सकता है, उनको टाइम कैसे देना है, सो एवरीथिंग इज़ देयर। और वो तो आप जब खुद विज़िट करें, एंड यू कैन कम एनी टाइम एंड यू कैन विज़िट। बिसाइड्स दैट जी हमारा ऑर्फनेज है, अपना गर्ल्स होम हम कहते हैं उसको। उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 70 बच्चियां हैं जो कि ज़ाहिर ऑर्फन है। वो हमारी बेटियां जो हैं, एंड आई विल ऑनेस्टली, नौरीन हैं उसको हेड कर रही हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हमारे हैं। उनका भी बस नहीं चलता कि कोई जो अच्छा ये जितने लोग जो डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, आई मस्ट है कि वो लोग भी अपनी फील्ड में उतने ही पॉलिश होते होंगे, उतने ही वो तैयार होते होंगे कि उन्होंने इतना एक जिम्मेदारी वाला काम करना होता है। बिल्कुल है जी, क्योंकि हमारे यही तो खूबसूरती है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टीम है, कि फाउंडर हैं, साथ उनकी टीम है। जैसे जो हमारा हेल्थ और ये डेंटल डॉक्टर मुगीज़ हैं, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में, उन्होंने टेक केयर करते हैं सारे। तो अब जैसे ऑर्फनेज का हमारा बेटियों का स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, ऑनेस्टली आप वहाँ जाएं, आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं। सही।
और सबसे खूबसूरती ये है कि हम कभी अलाउ नहीं करते, चाहे हमारे डोनेशन जो भी हो, हमने कभी पुरानी चीज़ नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बड़ी अमेजिंग चीज़ आपके बारे में पता चली, स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक रहा, और इतना जब बंदा ड्रेसअप होता है, स्पोर्ट्स वाले लोग तो बिल्कुल ही अलहदा से होते हैं। तो मुझे बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी, इस तरफ आना चाहिए? मैं इससे पहले एक हमारा छोटा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नूर प्रोजेक्ट का जो है वो हमारा एजुकेशन, हमारा जी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बन रही है, जो मेरा नहीं ख्याल किसी भी बेस्ट स्कूल से कम होगी। और वो बच्चे किनके लिए, हम ये हमारे जो फाउंडर है ना, उनका ये है कि आप 50,000 देते हैं पर मंथ किसी ग्रामर या किसी भी स्कूल में, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि ये जो आया आपा का भी बच्चा है या किसी का वही दे रहा है। तो वो हमारी बिल्डिंग जी 10th ग्रेड तक बन रही है, इस वक्त 5th है, बल्कि वहाँ बच्चियाँ हमारी ऑर्फनेज की भी हमारी बच्चियों ने कराटे सीखना स्टार्ट कर दी है। आपने स्पोर्ट्स का कहा तो हमने वो भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चियों का, बल्कि कि जी पता नहीं स्पोर्ट्स सीखेंगे तो हम टॉम बॉय बन जाते हैं और बड़ा, तो मैं ऐसी तो नहीं दिख रही हूँ। बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह, मैंने स्टार्ट में कह दिया कि आप बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं। मैसेज एक चाहिए आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जी देखें, नूर प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि अब हम एक्सपेंशन में जा रहे हैं, तो आई रियली रिक्वेस्ट सारे मुखैर हजरात को कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, जॉइन हैंड्स। पर हमें ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली से पहले उसको विजिट करें, अदारे ज़रूर आप ज़रूर विजिट करें। और वो जनाब, आपकी तसल्ली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पैसे बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक एग्जैक्टली ये सबसे ज़्यादा हमारे साथ हैं डोनर्स। इंशाल्लाह अगली कोई नशिस्त होगी, हम ज़रूर उन्हें कहेंगे तो वो आए, मूव फॉरवर्ड और हमें हेल्प आउट करें। बच्चियों के लिए ये है कि एम्पावर योरसेल्फ, अगर उन्होंने अपने आप को एम्पावर नहीं करना तो वो कहाँ स्टैंड करें। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। कितना ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों को, एक ख़वातीन को खास तौर पे एम्पावर करने के लिए। तो अल्लाह ताला इसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो ये मनाजिर हैं बागों के शहर के, जगह जगह गंदगी, ताफुन और बदबू से बुरा हाल हो रहा है। आप जिस किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, आप यकीन माने ये वो शहर है जब कभी आप बाहर निकलते थे और आप सड़कों पर ट्रैवल कर रहे होते थे, आपको एक खुशगवार किस्म का एहसास होता था। लेकिन बागों के शहर के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है कि आप पोश इलाकों में चले जाएं, आप दूर दराज इलाकों में चले जाएं, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। गंदगी के हालात ये हैं कि हमने मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी रखी हैं, वीडियोस भी रखी हैं शेयर करने के लिए, और वो शेयर क्या करनी, कल आपको दिखा भी दिया कि किस तरह से शहरी दुहाई दे रहे हैं, टीमें नहीं पहुंच रही हैं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि 72 घंटों का काम 24 घंटों में करके दिखा देंगे, मुलाजमीन की जो तनख्वाहें रुकी थी अब वो भी दे दी गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मसाइल कोई नहीं है तो फिर शहर साफ सुथरा क्यों नहीं हो रहा? ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है शहर का। कोरोना के बाद, मेरे ख्याल से डेंगू के बाद, ये कोई छोटा मसला नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां फैलेंगी तो हम दवाइयां कैसे खरीदेंगे? आपने वो भी महंगी कर दी हैं। इस पर हम बात करेंगे। अभी मुझे कहा जा रहा है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी इजहार ख्याल कर रहे हैं। आईन भी यही कहता है कि फौज का कोई रोल नहीं होता सियासत में। DGISPR ने उसकी तस्दीक कर दी और हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये बात दुरुस्त हो, लेकिन जो इस सेनेट के इलेक्शन ने साबित किया है, जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ है, जो आज हो रहा है, वो सारी बात की नफी हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा अब्बासी साहब, क्या आप पर भी, आप इस पर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे कि 70 करोड़ रुपया दिया गया, आपके पर शवाहिद की वजह से आपने कहा कि इमरान खान की ऑफिस में दिया गया, तो आप इस पर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे? ये 70 करोड़ रुपए का पट्टा जो उसके गले में पड़ा है ना, ये वही शख्स जानता है। साहब, अदालत के बाहर के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इजहार ख्याल कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मनाजिर आपने देखे। तो हम बात कर रहे हैं एक शहर का बहुत बड़ा मसला जो कि हम देख रहे हैं कि ताफुन फैलता जा रहा है, गंदगी फैलती जा रही है। तो इससे पहले कि हम सिर्फ बातें ही करते रहें, आपको दिखाना, लोगों के मसाइल, उनकी ज़बानी बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है। फरहान यामीन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इस वक्त मौजूद हैं एक इलाके में, और वहाँ के इलाका मकीन किस कदर परेशान है, ये हम फरहान से ही जान लेते हैं। फरहान, किस इलाके में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है इस इलाके की? अना, मैं इस वक्त क्लिफ्टन कॉलोनी में मौजूद हूँ। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब मसाइल LWMC को नहीं है, तनख्वाहें दे दी हैं और दावा किया जा रहा है 72 घंटे का काम 24 घंटे में किया जाएगा, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझसे बेहतर यहाँ के इलाका मकीन बता सकते हैं, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। पहले बड़ा कचरा, एक बदबू है। ये आपके अकब में जो कचरा नज़र आ रहा है, ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, और ये नाअहल हुक्मरानों की नाअहलियत का वादे सबूत है। ये
पूरे मुल्क पाकिस्तान का यही हाल है, पूरा पाकिस्तान क्या और बिलखुसूस पूरे लाहौर का यही हाल है। पूरे लाहौर के ये हाल है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, बदबू है, ताफून है। आप देखें कि इतना कचरा है कि उसकी वजह से गाड़ियां नहीं गुजर रही, पूरी सड़क बंद हो गई है, यहाँ बीमारियां फैल रही हैं। इलाके के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आप इनसे सर्वे कर लें कि कितने लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन एक इतनी वो कंप्लेन करवाते हैं लेकिन कोई भी नहीं कंप्लेन सुनवाते, कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं आता सर। तकरीबन 5 से 7 दिन हो गए हैं, कोई यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई कुछ भी नहीं आ रहा। काफ़ी इसको यहाँ पे हमने कंप्लेंट्स की लेकिन कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे। कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। और जो रोड है इसका हाफ से ज़ायद कचरा उस पर है, सिर्फ सिंगल लाइन बच जाती है जो गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। और अगर आमने सामने गाड़ी आ जाए तो उसे एक गाड़ी को वेट करना पड़ता है, क्योंकि इस रोड के ऊपर कचरा बहुत ज़्यादा जमा है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि शहर के जो दीगर मकामात है वो भी कुछ इसी किस्म के ही जो मनाजिर है वो पेश कर रहे होते हैं। मक्खर मच्छर है, बदबू है, ताफून है, मक्खियाँ, शहरी बीमार हो रहे हैं और सोने पर सुहागा अद्वियात भी महंगी कर दी हैं। अच्छा, मुझे फरहान ये बताइएगा, इलाके में मैं देख रही हूँ कि ये 1-2 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पूरे हफ्ते से कोई आया ही नहीं है। तो इलाका मकीनों का क्या कहना है, कब से यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई आया ही नहीं है? और क्या इन्होंने शिकायतें भी की हैं कि कम से कम इनके इलाके को साफ ही कर दे? अन्ना, मैं पहले आपको अपने जो नाज़रीन है उन्हें वो दिखा दूँ, मनाजिर दिखा दूँ। और मेरा कैमरामैन अली शेख है वो दिखाएगा थोड़ा सा कैमरा जूम करके किस हद तक कचरा पड़ा हुआ है, जिससे कैमरे की आँख आपको वाज़े तौर पे दिखा रही है कितने दिन से यहाँ पर कचरा जमा हुआ है। शहरी और मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कितने रोज़ से कचरा है ये? तकरीबन 10-15 दिन से हो गए और कोई उठाने नहीं आ रहा। और हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम रकम 6+ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने ऑफिस से बाहर निकलें। ये वादत कॉलोनी क्वार्टर्स का इलाका है, अगर यहाँ पे ये सूरत हाल है तो बाकी लाहौर में क्या होगी? बाकी लाहौर में क्या होगी? और भी शहरी मौजूद है, बाकी लाहौर में क्या पोजीशन होगी वो तो हम सबको दिखाई रहे होते हैं। आप कैसे गुजारा कर रहे होते हैं? तकरीबन 20-25 दिन से यहाँ जो गंद कचरा पड़ा हुआ है, मैंने SDO साहब को और कई दफ़ा बहुत सारे अफीसरों को ये कंप्लेन कराई है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। कुछ सुनवाई नहीं होगी। जब सुनवाई नहीं होगी, टैक्स भी ले जा रहे हैं, हर चीज़ आपके लागू भी किए जा रहे हैं, महंगाई भी करते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं। सर ये देखेंगे, ये तो एक है ना, आप जिस तरह भी जाएंगे पूरे लाहौर में यही हाल है, चाहे वो छोटा इलाका है या कोई बड़ा इलाका है, हर तरफ सूरत हाल एक जैसी ही है। हर तरफ सूरत हाल एक जैसी है। अना, आप शहरियों के तासुर सुन सकते हैं, तमाम के तमाम इस हुकूमत की कारकर्दगी से, LWMC से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। फरहान, थैंक यू सो मच। और जिस तरह से कूड़े की एक लंबी लाइन नजर आ रही है, आप यकीन माने जो लोग वहां पर खड़े हैं उनका ताफून से, स्मेल से क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर एक बहुत ही गंदगी का एहसास महसूस हो रहा है, इस कदर कूड़ा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का ये हाल है। फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे और आपने क्लिफ्टन के इलाके की सूरत हाल हमें बताई। पोश इलाकों के अगर ये हालात हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शहर के दीगर इलाकों में अजमत की तरफ बढ़ते हैं। अजमत, बताइए क्या सूरत हाल है, आप कहां पर मौजूद हैं, यहां पर क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल अना, शहर से ताहाल कूड़ा ना उठाया जा सका, हुकाम की जानिब से वादे दावे और नोटिस भी काम ना आए। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दावा मिशन क्लीन सिर्फ नारों तक ही महदूद है। फिल वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके B15 में, जहाँ पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और जगह जगह कूड़े के अंबार से शहरियों का जीना महाल भी हो गया है। और बड़े हुए कचरादानों की वजह से यहाँ पर ताफुन भी फैल रहा है, जो एक तरफ वबाएमराज तो दूसरी जानब ताफुन से मुकामी लोगों की ज़िंदगी जीनन हो गया। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अंकल जी ये बताइए, कूड़ा कब से पड़ा और क्या मसाइल पेश? इसको 1.5 साल हो चुका है, एक कूड़े को 1.5 साल हो चुका है, कोई गाड़ी नहीं आ रही। आगे 8-8 गाड़ियाँ आती हैं, एक गाड़ी भी नहीं आ रही, न रात आ रही, न दिन आ रही है, न दोपहर को आ रही है, कोई गाड़ी नहीं इधर आती। कब बच्चे बीमार पड़े लोगों के घर, देखो आने के पहले। हाँ जी, हाँ जी, डिंगी इतना है, बीमार लोगों के बच्चे निके कोरोना। आप ही बताइएगा, आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं जदों की हुकूमत आई है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को सानू बचाए। और मियाँ नवाज शरीफ के वक्त 4-4 5-5 दफ़ा सुबह तो लैके शाम तक ये गड्डियां आंदियां सन, कूड़ा उठा के जांदियां सन। हुण कूड़े दे नाल इन्ना अंबार साडे घर नज़दीक ने, कारोबार साडा, और इत्थे डेंगी का भी खतरा है और कोरोना का भी खतरा है। इनू उठाने वास्ते कोई नहीं आ रहा अज तक। और दिन दे विच बड़ी मुश्किल को दूसरे तीसरे दिन एक गड्डी आएगी और कूड़ा उस तरह रहता है। कूड़ा उस तरह का उस तरह रहता है। यहाँ पर हमारे साथ वकील साहब मुझे ये बताएं, आपने ज़ीरे इंतज़ामिया LWMC से कूड़ा उठाने के मुतालिक कोई बात की है, उनसे कोई रब्ता किया? काफ़ी दफ़ा जो है हम उसको वीडियो भी भेज चुके हैं और टेलीफोनिकली भी हम उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं। और तकरीबन हफ्ते में जस्ट 1 टाइम जो है ना, एक दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आती है,
वो क्रेन के साथ उठा के ले जाते हैं। उसके बाद फिर एक हफ़्ते के लिए वो भूल जाते हैं कि चले जी हमने अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब हमें ज़रूरत नहीं है एक हफ़्ते के लिए। लेकिन कूड़ा ये देखें, इतना बड़ा मोहल्ला है, इतना बड़ा इलाका है, ठीक है, उसका कूड़ा इतना ज़्यादा जमा हुआ है। ये किस तरह से इलाके में लोग परेशान नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ताफुन फैल रहा है। अभी ये जो मनाजिर हैं ये शहर के दीगर इलाकों के मनाजिर हैं और ये हमारी अपनी टीम ने एफर्ट की है, अपने अपने इलाकों से उन्होंने ये फुटेजेस बनाई हैं। सिर्फ मकसद क्या है, दिखाने का कि पूरे इलाके में हर जगह ताफुन ही ताफुन फैला है। पीको रोड का इलाका है, PIA रोड है, इसके बाद आप देख सकते हैं शेरशाह कॉलोनी है और इसके साथ साथ लियाकत चौक के इलाके हैं जहां पर गंदगी के ढेर लगे हैं और टीमें दावे कर रही हैं कि हर जगह पर पहुंचते हैं, कूड़ा उठाया जा रहा है। तो ये पूरे शहर के ये हालात हैं जिससे लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। इस कदर ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं कि लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर आप जवाब मांग लें तो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। तर्जुमान LWMC ये कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आप इलाके हाईलाइट कर रहे हैं, हम यहाँ पर टीमों को भिजवाएंगे। अब ये इलाके हमने हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ पर प्लीज खुदारा सफाई को मुमकिन बना दे ताकि लोग सुख का सांस ले लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और वो कहते हैं ना कि आपने अगर तंदुरुस्त और तवाना रहना है तो आप में चुस्ती होनी चाहिए और आपको अपने जिस्म को हरकत देनी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैंने देखी और मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ हैं जी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो कि फिट रहते हैं और फिट रहते हुए वो मिसाल एक बने हैं। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अक्सर हम कैप्टन उस्मान साहब से जो मौजूदा सूरत हाल है, सेहत के मामलात हैं, उन पर हम डिस्कशन तो करते रहते हैं। तो कैप्टन उस्मान साहब की माशाल्लाह अच्छी सेहत का राज आज खुल के सामने आ गया है कि वो इतने एक्टिव कैसे हैं। तो आई मस्ट से मैं अप्रिशिएट ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन के साथ, क्योंकि हमारे पास बहाना ये होता है कि जी हमने सुबह ऑफिस जाना है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो कैप्टन उस्मान माशाल्लाह खासे मुतहर्रिक की ये शख्सियत हैं, हर जगह हमें मीटिंग्स में भी नज़र आते हैं, TV चैनल्स पर भी नज़र आते हैं। उसके बावजूद अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने लिए टाइम निकालने के लिए इस तरह से टाइम देना, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये चीज़ें दिखाने का मकसद क्या होता है कि मोटिवेशन आनी चाहिए आप लोगों में भी कि आपको भी फिट रहने के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कोशिश की थी कैप्टन उस्मान साहब से रब्ता करें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो खासे बिजी रहते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कि माशाल्लाह वो कैसे ये सब कर लेते हैं। खैर, ये सब चीज़ें जो हैं आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप भी मोटिवेट हों। बिजी रूटीन सभी की होती है, कैप्टन उस्मान साहब से ज़्यादा कौन हो सकता है जो कि हमें हर जगह मुतहर्रिक नज़र आते हैं। तो अगर आपने सेहतमंद रहना है तो ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी होगी, तभी आप जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।